तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक डेली का एडिटोरियल में से क्वेश्चन लेके आया करूँगी। कोई भी एक जो भी आज का फेमस एडिटोरियल होगा, फेमस मतलब महत्वपूर्ण, हमारे लिए महत्वपूर्ण एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसका मैं आपको इस तरह से आंसर बना दूंगी कि जिस तरह से आंसर राइटिंग हमको मेंस में करनी है। मैं वो एडिटोरियल ऐसे कि ऐसे नहीं दिखाऊंगी, नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि उसमें से हमारे लिए क्या क्वेश्चन बन सकता है मेंस के आंसर राइटिंग में, प्लस इंटरव्यू में बोलने के लिए हमारे पास टॉपिक होना चाहिए। तो आप इस चीज़ को दोनों के लिए सहयोगी मान सकते हो, मेंस के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी, क्योंकि दोनों में आप देख रहे हो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो गया है ना, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, या फिर करंट के टॉपिक हो गए, सेम से चीज़ें पूछी जा रही है जिस तरह से अब तक अपन ने विश्लेषण किया। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों मैंने लिया है, भास्कर में ये एडिटोरियल आया था, और इसमें आप देख लेना, वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या भारत के लिए एक भूल है अथवा नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो, एडिटोरियल में पढ़ सकते हो। तो उस एडिटोरियल के कुछ टॉपिक लेते हुए एक आंसर बनाया है कि उन्होंने तो सरकार की आलोचना करी है, लेकिन जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उन्होंने तो सरकार की सिर्फ आलोचना करी है, लेकिन हमें कभी भी ना तो इंटरव्यू में और ना मेंस आंसर राइटिंग में सरकार की आलोचना, सिर्फ आलोचना करनी है, हमें समालोचना करनी है। आलोचना प्लस उसके सकारात्मक जवाब भी देने हैं लास्ट में, उसमें अच्छे इनपुट भी जोड़ने हैं, और हमेशा हमारे आंसर को सकारात्मकता के साथ ही ख़त्म करना है। कभी भी आंसर को नेगेटिविटी के साथ ख़त्म नहीं करना है कि ये बुराइयां हैं और आंसर ख़त्म नहीं, कभी भी नहीं करना है। हमें हमेशा एडिटोरियल मतलब आंसर को सकारात्मक कथन के साथ ही ख़त्म करना है। तो इसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत के लिए भूल है क्या, आगे मैंने जोड़ दिया, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए, या फिर इससे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, एक आंसर आपका बन जाएगा मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, कि कोरोना आपदा के तहत भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में दी गई वैक्सीन तथा दवाइयाँ, रेमडेसिविर इंजेक्शन, मास्क, पीपीई किट आदि आदि कार्य भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी थी। तो सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया क्वेश्चन का, आंसर का, कि भाई वैक्सीन डिप्लोमेसी होती क्या है। तो 3 लाइन में हमें यानी इसे सिखा दिया। दोस्तों मैंने सेम वैसे ही लिखा है जैसे हमें मेंस में लिखना है। पहले हम इसका देंगे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे पहले पैराग्राफ में, और मैं कभी भी उस तरह से जैसे एक निबंध लिखते हैं वैसे आंसर नहीं लिखती हूँ। मैं हमेशा ये जो मतलब 2-2, 3-3 लाइन के ये टॉपिक्स ऐसे बना बना के आंसर लिखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि अगर निबंधात्मक शैली में आंसर लिखते हैं तो कम नंबर दिए जाते हैं। इससे अच्छा है हम पॉइंट वाइज आंसर लिखें, ताकि अगले वाले को पढ़ने में भी आसानी हो और हमें अपनी बात समझाने में भी आसानी हो। वो राम कहानी वो लोग कम पढ़ना चाहते हैं, और जो भी आपको अपने आंसर में इम्पोर्टेंट बात लग रही है उसे इस तरह से आप अंडरलाइन करके सामने वाले को ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर आपको टाइम हो तो। ठीक है, मैं करती थी अपने आंसर में हमेशा, ये आदत पटक ली थी शुरू से ही, जब से आंसर राइटिंग शुरू करी थी। तो आप भी अभी से आदत डाल लीजिए कि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लाइन लग रही है, जो आप ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं, वो अभी से आप अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़े। आपकी मतलब हॉबी, मतलब आपके वो एक कहते हैं ना आदत बन जाए, वो स्पेशल आपको ये नहीं लगे अरे ये अंडरलाइन करना है, इसके लिए अलग से टाइम निकालना है, वो आपको ना लगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन कि भाई वैक्सीन डिप्लोमेसी होती क्या है, ये हमने बता दी कि भाई हमने वैक्सीन, दवाई, रेमडेसिविर, पीपीई किट आदि सब हमने निर्यात किए, तो इसे वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा गया। भारत ने 60 से अधिक देशों को कोविड वैक्सीन भेजी थी, परंतु अब हम टॉपिक पे आते हैं। वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर के चलते भारत स्वयं दूसरे देशों से मदद की आस कर रहा है। हमने 60 देशों को भेज तो दी, लेकिन अब हमारी ऐसी हालत है कि हम खुद दूसरे देशों की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अब उपलब्ध संसाधन नहीं रहे हैं, पर्याप्त नहीं है। तो इन्होंने जो कहा है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या भूल ही थी, तो हम इस तरह से अब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि कोरोना की अनियंत्रित होती स्थिति के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी एक कारण हो सकता है, परंतु एकमात्र कारण नहीं हो सकता है।
ठीक है। हमें ये कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को मानते तो हैं दोस्तों, जो गलती हमसे हुई है उसको हम पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन डिप्लोमेसी एक कारण हो सकता है कि कोरोना के जो सेकंड वेव में बेकाबू हालात हुए हैं, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं हो सकता। अन्य भी कई कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो कौन से हैं, फिर आप टॉपिक लगा के लिख दो, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लाइन बना दो कि महामारी से लड़ने हेतु वैज्ञानिक नीतियों की जगह अंधविश्वास को हमने बढ़ावा दिया है। सीधे तौर पे हमें कटाक्ष भी नहीं करना कि मोदी जी ने हमें थाली बजाने के लिए बोला या मोमबत्ती जलाने के लिए बोला है ना, ये भी नहीं बोला है। लेकिन हमने कह दिया कि वैज्ञानिक नीतियों की जगह अंधविश्वास का सहारा हमने ले लिया, इससे भी थोड़ा सा बढ़ावा मिला है। एक 4 घंटे से कम समय में लॉकडाउन, ये तो दोस्तों सर्वमान्य सत्य है कि उस टाइम इतने प्रवासी मजदूर थे और हमने ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि लॉकडाउन, नाम ही नहीं सुना था, ऐसे कोई स्थिति भी हो सकती है। उस समय में अगर आप ऐसे हालात एकदम से करोगे तो लोगों के लिए भगदड़ मचना, मतलब खाने के लिए संकट होना, घर के लिए पैदल जाना, आपने देखा भी होगा उस टाइम कितने लोग तो रेल की पटरियों पर कट गए थे, कुछ लोग भूखे मर गए थे, है ना। तो वैसे वाली सिचुएशन, हालात बेकाबू होने का एक कारण ये भी था। एक है दोस्तों नियंत्रित और समन्वयक रणनीति का अभाव। एडिटोरियल आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शुरू में केंद्र सरकार ने योजना बनाई 28 राज्यों के लिए, लेकिन अब जब हालात बाहर हो गए हैं, शुरू में केंद्र सरकार ने योजना बनाई 28 राज्यों के लिए, जबकि ज़रूरत क्या थी कि 28 राज्यों को अपने अपने स्तर पर निपटने के लिए संसाधन दिए जाएं और उनको कहा जाए कि आप अपने हिसाब से मैनेज करो, क्योंकि एक सरकार, केंद्र को पता नहीं है 28 में क्या हालात है, सब में सेम हालात नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं किया गया, और वहाँ क्या किया गया कि केंद्र ने अपनी रणनीति बनाई और उसे ही अपनाने के लिए सारे राज्यों को कहा गया। लेकिन जब दूसरी वेव आई है और अब केंद्र को लग रहा है कि अब हालात बेकाबू हो गए हैं, तो अब केंद्र ने सारी चीज़ें किस पे सौंप दी हैं, राज्यों पे सौंप दी है कि आप अपने हिसाब से रणनीतियां बनाएं, हमें कुछ नहीं पता, आपको लॉकडाउन लगाना है लगाइए, नहीं लगाइए। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, नियंत्रित और समन्वयक रणनीति का अभाव है। ना तो सीएम काम के हैं, ना पीएम काम के हैं, ना तो सीएम पीएम से कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, ना ही पीएम जो है वो अपने विपक्ष के जो सीएम हैं, दूसरी पार्टी के सीएम हैं, उनको कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं। हम देख भी रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई में जैसे राजस्थान में विपक्ष की सरकार है, तो बार बार हमारे सीएम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि केंद्र हमें सप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे विपक्षी सरकार है। और हम गुजरात की सिचुएशन देखें तो गुजरात में बहुत अच्छे से सप्लाई हो रही है। तो ऐसे सब कारण कि इस समय ये ज़रूरत नहीं है पार्टीवाद की या फिर ये राजनीति चलाने की, इस समय ज़रूरत है लोगों की जान बचाने की। लेकिन इस समय भी हमारे राजनेता पार्टीवाद कर रहे हैं, तो हम ये यहाँ पे स्पष्ट नहीं लिख सकते और ना ही हमें लिखना है, ना ही किसी पार्टी का नाम और ना ही किसी नेता का नाम। लेकिन हम यह ज़रूर कह सकते हैं कि नियंत्रक और समन्वयक रणनीति का हमारे यहाँ पे हमेशा से अभाव रहा है। एक दोस्तों पीएम केयर फंड हमेशा से चर्चा में रहा है, विवादित रहा है, तो इसका नाम हम आसानी से लिख भी सकते हैं और दर्शा भी सकते हैं कि पीएम केयर जो फंड था उसका अपारदर्शी उपयोग किया गया। कितने पैसे उसमें आए, कितने कहाँ खर्च किए गए, अभी तक भी नहीं पता चल रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए अब कुछ राज्यों को पीएम केयर फंड दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता है कि कितने पैसे आए थे, कहाँ खर्च किए जा रहे हैं और मतलब किस क्षेत्र में कितने कितने दिए जा रहे हैं, ये नहीं पता। तो इससे भी एक मतलब इसका हम और अच्छा उपयोग ले सकते थे जो नहीं लिया गया है ना। और अभी एक सबसे बड़ा रीज़न, महामारी ढीली पड़ते ही चुनाव आयोजित करवा लिए गए, कुंभ के मेले और जैसे बड़े बड़े आयोजन। तो यहाँ कुंभ का मेला आप ना भी लिखो और उसकी जगह लिख दो धार्मिक आयोजन, तो भी चलेगा, क्योंकि हो सकता है ये थोड़ा सा सांप्रदायिक लग जाए कि हम किसी धर्म विशेष को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। तो इस वर्ड को भी चाहे आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार तबलीगी जमात जो हमने लिखा था, तो तबलीगी जमात को भी इग्नोर ही करना था, क्योंकि तबलीगी जमात की जगह हमें लिखना था कि धर्म विशेष के, है ना, धर्म विशेष के वो संगठनों द्वारा कोरोना फैलाने में बढ़ावा दिया गया। तो इस समय हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि धर्म विशेष के जो धार्मिक आयोजन है उनके द्वारा भी कोरोना बढ़ा है। तो हम सबसे बड़ा रीज़न तो है दोस्तों चुनावी रैलियाँ। 4-5 राज्यों में चुनाव थे, किसी भी राज्य ने, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कोई भी प्रकार की समझदारी नहीं दिखाई। सभी राजनेताओं ने बड़ी बड़ी रैलियां करवाई हैं और कोई मास्क नहीं था, कोई सैनिटेशन नहीं था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। आप सबने देखा है, सब बेफिक्र हो गए थे कि इंडिया को कोरोना कुछ नहीं कर सकता, और जिसके भयानक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। और दूसरा, हम कुंभ का मेला भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक भी वैसा डेटा सामने नहीं आए हैं
लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है, कोरोना अभी गया नहीं था, और इतने बड़े किसी भी धार्मिक मेले का आयोजन, चाहे वो किसी भी धर्म का मेला हो या फिर किसी भी धर्म का कोई भी आयोजन हो, कहाँ ज़रूरत थी करवाने की। ये हम आगे भी कर सकते हैं ना, जिंदा रहे तो हम सारे धार्मिक अपने जो गैदरिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर जिंदा ही नहीं रहे तो फिर हमें क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का, है ना। तो ये हमारी समझदारी की बात भी थी, प्लस सरकार की समझदारी की बात भी थी, लेकिन दोनों ने ही इसको इग्नोर किया, और जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। तो हमने दोस्तों 5 रीज़न दे दिए कि सिर्फ वैक्सीन डिप्लोमेसी से ही, हाँ ये ज़रूरी ये भी है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हमने विदेश में दवाएं भेजी और आज हमारे यहाँ पे कमी हो गई, लेकिन एकमात्र वो रीज़न ही नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारे हालात बिगड़े हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कोरोना की दूसरी वेव ज़्यादा खतरनाक व भयावह होगी। ऐसी आशंकाओं के बावजूद भी भारत में कोई सुदृढ़ प्रबंध नहीं किया गया। ये सारे रीज़न हमने देख लिए, फिर हमने कह दिया कि भाई हमें टाइम मिला था फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव के बीच में 3 4 5 महीने का, जिसमें हमने अमेरिका और ब्रिटेन की हालत भी देखी थी कि वहाँ पे सेकेंड वेव आई है और वो ज़्यादा भयानक है, और हमारे पास भी टाइम था। लेकिन हमने उस टाइम में क्या किया, चुनाव आयोजित करवाए, कुंभ का मेला आयोजित किया, बड़ी बड़ी शादियाँ करवाई, बड़े बड़े और सारे काम किए, लेकिन जो करना था वो हमने नहीं किया। तो ये तो हमने बता दी कमियां, है ना। लेकिन परंतु वर्तमान में भी सरकार द्वारा 18+ को वैक्सीनेशन में शामिल करना है, कि पहले 45+ वालों को लगाई गई, और अब मतलब पूरी जनता को कवर करने की कोशिश की जा रही है। सामाजिक सहभागिता, इस वर्ड से हम क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि जैसे कि हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी हो गया, टाटा हो गया, वो हम लोगों को कितनी बड़ी बड़ी सहायता दे रहे हैं। कोई कहीं से ऑक्सीजन मंगवा के दे रहा है, तो कोई कहीं से हमें मतलब पैसों के सहयोग दे रहा है। अपने अपने राज्यों में जो सोशल कॉरपोरेशन होते हैं वो लोग इतना सहयोग कर रहे हैं हमारा, तो वो हम एक सकारात्मक कदम देख सकते हैं। और राजस्थान जैसे राज्यों में चिरंजीवी योजना, इस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को स्वास्थ्य बीमा की, उस टाइम पे चिरंजीवी योजना, जिसके तहत हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, चाहे वो कोई भी नौकरी कर रहा हो, किसी भी क्षेत्र में हो, है ना। तो ये सब कार्यक्रम, और वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भी राजस्थान जैसे राज्यों ने बहुत त्वरितता भी दिखाई है। अभी हालांकि कमी आई है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन डोज की कमी हो गई है, लेकिन ये सब हम सकारात्मक कदम भी बोल सकते हैं कि ये हमने एक लाइन में छोटा सा पैराग्राफ बना के 3 लाइन्स का, इसमें हमने सकारात्मक कदम दिखा दिए से कोरोना से निपटने में सकारात्मक कदम है, ये हमने दिखा दिया। फिर हम लास्ट इसको समाप्त इस तरह से करेंगे कि मेरे अनुसार वैक्सीन डिप्लोमेसी नीति के तहत भारत ने अपने पड़ोसी राज्यों में सॉफ्ट डिप्लोमेसी की नीति के तहत एक सकारात्मक संदेश विश्व को दिया। क्योंकि दोस्तों हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी अपना के मतलब हमने अपने पड़ोसी देशों को और उन गरीब और असहाय देशों को वैक्सीन दी है जहाँ पे वैक्सीन की एक डोज भी नहीं थी। उस समय न केवल हमने अपना फ़ायदा देखा, लेकिन हमने ये देखा कि ज़रूरत जिसको भी ज़रूरत है वहाँ तक हम पहुँचाएँ। हम ही अकेले बचकर क्या करेंगे दुनिया में, गरीब देशों को भी जिनका कोई नहीं है उनके लिए हम आगे आए, और हमने खूब सारी वैक्सीन डोज भी बनाई और खूब सारे देशों को 60 से ज़्यादा देशों को पहुंचाई भी। तो हमने विश्व को एक सकारात्मक संदेश दिया है, इसमें कुछ गलत नहीं किया है। तो ये इतना दोस्तों, इतना वहाँ पे जगह नहीं होती। मैंने आपको दिखाया था कि कितनी लाइंस होती हैं हमारे पास बड़े वाले क्वेश्चन में, 15 से 18 के बीच में, 15 से 18 के बीच में ही मैंने ये क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करी है। तो इतना हमारे पास नहीं होता कि हमने भाई मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ सकारात्मक संदेश दिया। तो सकारात्मक संदेश कैसे कि एक तो हमने मतलब सब वो भ्रातृत्व की नीति अपनाई है, सभी देशों के साथ एक जैसा व्यवहार और गरीब और असहाय देशों की सहायता। दूसरा, अपनी विदेश नीति भी तो मजबूत करी है हमने, है ना, कि हमें भी तो ज़रूरत पड़ेगी तब हमारे लिए वो देश खड़े होंगे ना, अगर हम उनके लिए खड़े हैं। तो ये भी है। प्लस पड़ोस पास की नीति जो है, और प्लस नेबर्स फर्स्ट की नीति जो है ना, और एक गुजरात डॉक्ट्रिन जो है, वो सब चीज़ें अपनाने में यह नीति हमारी सहायक होगी वैक्सीन डिप्लोमेसी। इसे हम गलत तो किसी भी हालत में नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो एक सकारात्मक, लेकिन इतनी चीज़ें हम एक क्वेश्चन में नहीं लिख सकते हैं।
तो सकारात्मक संदेश हमने दिया, विश्व को दिया है, और इसी नीति का प्रभाव है कि भारत में आज ज़रूरत पड़ने पर 40 से भी ज़्यादा देश भारत की मदद के लिए आगे बढ़े हैं। तो इसी नीति का तो कदम है। अगर हम अमेरिका को रेमडेसिविर नहीं भेजते, पैरासीटामोल नहीं भेजते, हाइड्रोक्लोरोक्विन नहीं भेजते, तो अमेरिका थोड़ी हमारे साथ खड़ा होता आज, ब्रिटेन थोड़ी खड़ा होता। हमने भी तो सहायता करी है ना उनकी, जब उनको ज़रूरत थी, उनके सेकंड वेव थी, तो इसीलिए तो आज वो हमारी सहायता कर रहे हैं ना। तो इसीलिए मतलब इसका सबसे बड़ा प्रभाव तो हम ये देख सकते हैं कि भारत के साथ 40 से ज़्यादा देश मदद हेतु खड़े हैं। साथ ही भारत ने वैश्विक पटल पर वैश्विक बंधुत्व का संदेश पहुंचाने में भी कामयाब रहा है। हमारा जो वैश्विक बंधुत्व का संदेश है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का जो आर्टिकल 51 में हमारा जो संदेश है DPSPs में, उसको पहुंचाने में भी हम मतलब एक सुदृढ़ता के साथ कामयाब हुए हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आंसर। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। एक एक पेज मान सकते हो आप इसे, कि एक पेज में जितना हमें मेंस में जगह मिलती है उसमें हमने सब कुछ निपटाने की कोशिश की, और इंटरव्यू में भी ये पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि यही पॉइंट इंटरव्यू में पूछने वाले हैं। कोई नए क्वेश्चन वो लोग नहीं लाते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको आंसर, और ये आज का एडिटोरियल डिस्कशन जो मैंने किया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन ही मुझे किसी भी कदम को आगे लेके चलने में मतलब हेल्प करती है, प्रोत्साहित करती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।